हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत हमारे इस एसएससी सीजीएल 2025 पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। और अब हम पहुंच चुके हैं 17 सितंबर 2025 की जो शिफ्ट नंबर 2 में आप लोगों से जीके जीएस के 25 सवाल पूछे गए थे उनके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपका सीजीएल 2025 था वो 12 सितंबर से शुरू हुआ था। हर दिन 3 शिफ्ट में आपके एग्जाम कराए जा रहे थे। इस क्लास से पहले के 16 वीडियोस आपके इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाकर मैंने प्रॉपरली प्रोवाइड करे हुए हैं, तो आप वहां से अपने पिछले सेशंस के सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आएगा। अगर आपने ये वाले एग्जाम्स में ये शिफ्ट अटेम्प्ट नहीं करी थी तो आप लोग अटेम्प्ट भी कर सकते हैं हर सवाल को, और मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं कि मेरा इस शिफ्ट के अंदर जीके जीएस के अंदर इतना करेक्ट रहा। ठीक है, तो चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटेबल आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ नोटर डैम्स द एंजस चर्च इन पुडुचेरी? निम्नलिखित में से कौन सी पुडुचेरी में नोट्रे डैम दैस एंजस चर्च की उल्लेखनीय वास्तुशिल्प विशेषता है? यार, इस तरीके के सवालों में आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हमारे देश के अंदर जो आर्किटेक्चर पर बेस सवाल पूछे जाते हैं ना, उसके फीचर्स जरूर हमें फिर याद रखने होते हैं। जैसा कि इन्होंने पुडुचेरी के इस चर्च जिसका नाम इन्होंने आपको दिया, इसकी विशेषता आप लोगों से पूछ ली है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाना चाहूंगा। नोत्रे डेम्स द एंजस चर्च पुडुचेरी का एक फेमस कॉलोनियल समय का एक चर्च है, जिसको 1855 में बनवाया गया था। आर्किटेक्चर स्टाइल जो फ्रेंच न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, उससे इसका संबंध है। कलर में आपको यहाँ पर पेस्टल पिंक फ्लैकेड, यानी कि पुडुचेरी में काफी फेमस लैंडमार्क का ये आपका कलर इस चर्च को दिया गया है। और इस चर्च की एक स्पेशल आर्किटेक्चर फीचर में आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट इंक्लोजर विद पियर्स, यानी कि खंभों सहित पारदर्शी घेरा नजर आता है। इस डिजाइन के अंदर से जब देखते हैं ना, तो हमें नेचुरल लाइट चर्च के इंटीरियर में आती हुई नजर आती है और एक ओपन विजुअल इफेक्ट क्रिएट करती है। तो वो बहुत ही शानदार नजारा होता है। तो ये इन्होंने आपसे एक विशेषता पूछ ली पुडुचेरी के इस चर्च की। पहले ऑप्शन में इन्होंने दिया था आमलक के साथ शिखर, इसको हम गलत कर देंगे। ये हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर की एक विशेषता है, ना कि चर्च की। यहाँ पर इन्होंने शिखर बोला है ना, तो शिखर क्या होता है? टेम्पल का टावर होता है। और यहाँ पर आपको एक और टर्म दिया गया आमलक। आमलक क्या होता है? ये रिब्ड सर्कुलर स्टोन होता है जो कि शिखर के टॉप पर लोकेटेड होता है। तो चर्च आर्किटेक्चर के अंदर आपको ये शिखर और आमलक नजर नहीं आते हैं। बी ऑप्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि ये आपके इस चर्च की विशेषता के रूप में सही जाएगा। तीसरा था मिनारेट विद बालकनी, यानी कि बालकनी के साथ मीनार। इसको भी यार आप गलत करते हैं, क्योंकि ये तो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक विशेषता है। मिनारेट तो मॉस्क के अंदर होती हैं, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाता। और तीसरा था कॉर्बेल्ड आर्क विद लैटिस वर्क, यानी कि जालीदार कार्य के साथ कॉर्बेल्स मेहराब। ये मेडिवल इंडिया, स्पेशली जो मुगल आर्किटेक्चर है ना, उसमें मिलता है। कॉर्बेल्ड आर्क का मतलब क्या होता है? ये एक स्टैग्ड स्टोन आपका टेक्निक है। और ये जो आपका लैटिस इन्होंने यहां पर बोला, ये जाली है। ये डेकोरेटिव स्टोन का स्क्रीन के रूप में नजर आता है। समझ गए? तो पुडुचेरी के अंदर जो मेजर कॉलोनियल चर्चेज आपको नजर आते हैं, उसमें आप ये नोत्रे डेम दस एंजिस को याद रखेंगे, आप सेक्रेड हार्ट बेसिलिका को याद रखेंगे, और एक इमैक्युलेट कंसेप्शुअल कैथेड्रल भी है। तो ये सब फ्रेंच कॉलोनी इन्फ्लुएंस आपको दिखाते हैं आपके इस पुडुचेरी के अंदर। तो सवाल क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भी। अगला थोड़ा सा लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान होता है। सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एसेंस ऑफ उत्तराखंड बिस्सू मेला? निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के बिस्सू मेले के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? अब आपको इन्होंने ऑप्शन दे दिए। पहली चीज, ये जो बिस्सू मेला है, ये क्या चीज है? तो बिस्सू मेला उत्तराखंड का एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और मैं पहले यहां पर लिख देता हूं कि ये हार्वेस्टिंग के साथ बहुत संबंधित है।
लोकेशन क्या होएगा इसका? जौनसार भावार वाला जो रीजन है, जो चक्राता वाला एरिया है देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर ये आपका मेला बनाया जाता है। और जो कम्युनिटी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है वो होती है जौनसरी ट्राइब। जौनसरी ट्राइब। तो ये टाइमिंग अप्रैल, मतलब अप्रैल जब स्प्रिंग सीजन आपका आता है उस समय पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उद्देश्य यही रहता है कि हार्वेस्टिंग को लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं नेचर और अपने देवी देवताओं के लिए। कल्चरल डांस और यहाँ पर रिचुअल्स मनाए जाते हैं। तो फेस्टिवल में आपको संतूर देवी को ऑनर किया जाता है, जो कि दुर्गा का एक रूप मानी जाती है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लें इसके अंदर। पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है 3 डे मार्शल आर्ट इवेंट बाय गोरखा सेटलर्स। इसको मैं गलत कर दूं। गोरखा कम्युनिटी उत्तराखंड के अंदर है, लेकिन बिस्सू मेला मार्शल आर्ट फेस्टिवल नहीं है। दूसरे में है अ वीक लॉन्ग जौनसारी ट्राइबल फेयर इन चक्राता, थैंकिंग फॉर हार्वेस्ट एंड ऑनरिंग संतूरी देवी अ दुर्गा फॉर्म। क्या ये वाली बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी? जौनसुरी ट्राइब चक्राता रीजन हार्वेस्टिंग थैंक्स गिविंग होती है, संतुरी देवी की इसके अंदर वर्शिपिंग करी जाती है। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुप्ता डायनास्टी सक्सेशन विच पेयर इज करेक्ट? गुप्त वंश के कराधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एंशिएंट इंडियन डायनेस्टीज के डिस्कशन में अब आपसे सीधे राजा महाराजाओं के नाम और उनके निकनेम नहीं पूछे जाते हैं। उन साम्राज्यों डायनेस्टीज के एडमिनिस्ट्रेशंस के ऊपर आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर गुप्ता टैक्सेशन सिस्टम पर इन्होंने सवाल पूछा है कि कौन सा पेयर सही है। तो गुप्ता पीरियड, जिसे हम 4th से 6th सेंचुरी एडी में एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बेस के रूप में देखते हैं, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू का मेजर सोर्स हुआ करता था इनका लैंड रेवेन्यू। और उसका मेन जो कंपोनेंट था वो क्या था? भाग। ये भाग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भाग का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो हिस्सा जो कि राजा को जाएगा, और जो कि आमतौर पर टोटल प्रोड्यूस का 1/6 हुआ करता था। इसको कलेक्ट करके राजा के लिए भेजा जाता था। तो अब हम ऑप्शंस पर आएंगे। पहले में इन्होंने अदे दिया है, और अदे को ये कह रहे हैं कि क्या ये पेनल्टी थी लेबलस स्पीचीज के लिए, यानी कि अपमानजनक भाषण के लिए दंड को क्या अदे कहते थे? ये गलत है भाई। अदे का रिलेशन ट्रिब्यूट गिफ्ट टाइप रेवेन्यू से हुआ करता था। ये कोई अपमानजनक भाषण के लिए पेनल्टी नहीं थी। ठीक। दूसरा है भाग। क्या भाग किंग का प्रोड्यूस का शेयर हुआ करता था, यानी कि उपज में जो राजा का हिस्सा, जिसे आमतौर पर 1/6 कहा गया, वो हुआ करता था। तो ये लैंड रेवेन्यू का प्रिंसिपल कंपोनेंट था इस गुप्ता डायनेस्टी के अंदर। तो ये यहां पर करेक्ट हो जाता। बाकी इन्होंने हिरण्या दिया है, जिसको ये कह रहे हैं कि क्या वो एक फोर्स लेबर हुआ करती थी, ये भी गलत है। हिरण्या का मीनिंग हुआ करता था कैश टैक्स, ना कि वो कोई फोर्स लेबर था। तो गोल्ड या फिर मनी में टैक्स पेमेंट होने पर आपका ये आपको हिरण्य नजर आता था। फोर्स लेबर को क्या कहते थे? यहीं पर बात कर लेते हैं। फोर्स लेबर को कहा जाता था विस्टी। विस्टी, ये भी याद रखिएगा। बाकी इन्होंने धन्या को किसके साथ लिंक किया है? गोल्ड बुलियन फी, यानी कि स्वर्ण बुलियन शुल्क के रूप में क्या धन्य नजर आता था? धन्य का मीनिंग होता है ग्रेन। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस किया है। तो ये आपका इससे संबंधित नहीं है, गोल्ड बुलियन से रिलेटेड ये आपको नहीं नजर आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट था भाग, जो कि क्या था? किंग के शेयर ऑफ प्रोड्यूस के रूप में हमें नजर आता है, आमतौर पर 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। नेक्स्ट, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अचल एंड चल स्वर इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत में अचल और चल स्वरों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये स्वर बेस्ड सवाल आपके आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। आप में से कई सारे लोगों को पता भी होगा कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 7 मेन नोट्स होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं। सभी को पता भी होगा, सा, रे, गामा, पाधा, नी। इन सप्तक के 7 स्वर हम कहते हैं। और इनमें से स्वरों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जहां पर एक तरफ होते हैं आपके ये अचल स्वर और दूसरी तरफ होते हैं चल स्वर। अचल मतलब
जो इमूवेबल है। चल स्वर मतलब जो मूवेबल स्वर है। मतलब इन्हें समझाइए। देखो जो अचल स्वर है ना, उनका मतलब है जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सिर्फ दो स्वर ही अचल हैं। एक तो हो जाएगा सा, जिसको सज्जा कहते हैं, और फिर एक हो जाएगा पा, जिसको पंचाम कहते हैं। तो इन्हें, इनके आप कोमल या तीव्र फॉर्म्स नहीं देख सकते, सा और पा के। और ये जो चल स्वर है, इसमें बाकी के जो 5 स्वर है वो आते हैं, जिसमें आपका रे, गामा, धा और नी आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया कि कौन सा डिस्क्राइब करता है, तो मैंने आपके इन 7 इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो स्वर हैं उसमें चल और अचल स्वर को डिवाइड करके बताया कि क्या होता है, कैसे होता है। तो पहले में दिया गया और स्वर हैव फिक्स्ड पिच इन बोथ सिस्टम्स, जी नहीं, वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा है सा एंड पा आर फिक्स्ड, अदर हैव वेरिएंट्स लाइक कोमल और तीव्र। ये बिल्कुल एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन है और यही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं अपना स्पेक्स लेके आता हूं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्लियर ये, तो ये कॉन्टेक्स्ट भी मैंने इसके बैकग्राउंड का आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि सो दैट के आगे से आपको इससे रिलेटेड कोई चीज अगर पूछे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अच्छा एक और चीज, टोटल स्वर वेरिएशंस के साथ कितने होते हैं? 12 नोट्स होते हैं वेरिएशंस के साथ। 7 होते हैं शुद्ध और 5 होते हैं विकृत। विकृत बोले तो कोमल और तीव्र वाले जो थे। ठीक है, तो जो वेस्टर्न म्यूजिक है ना, उसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम उनको क्रोमेटिक स्केल पर मेजर करते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन पासेंट इन चेस? शतरंज में एन पासेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले तो आप लोगों को एग्जाम में स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स बेस्ड ऐसे सवाल पूछ लिए जाते थे जिसको लेकर मजा आ जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा वो आप लोगों से डीप डाइव करके चीजों को क्लियरली पूछने की कोशिश करता है। तो पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि भाई ये जो एन पासेंट है, ये रूल है क्या? एन पासेंट पहले तो याद रखेंगे, ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है इन पासिंग। ठीक, तो ये एक स्पेशल पॉम कैप्चर रूल है चेस के अंदर। क्या सिचुएशन होती है? नॉर्मली जो पॉन होता है, प्यादा जो होता है, वो डायगोनल कैप्चर करता है, वो ऐसे क्रॉस करके काटता है ना, अगर आपने कभी चेस खेला होगा तो। बट अगर ओपोनेंट पॉन अपनी फर्स्ट मूव में 2 स्क्वायर्स एडवांस करे और वो पॉन आपके पॉन के साइड में लैंड करे, तो आप उस पॉन को एज इफ इट मूव ऑन स्क्वायर कैप्चर कर सकते हैं। समझ गए? अब इसके अंदर कंडीशन भी होती है, ये कैप्चर इमीडिएटली नेक्स्ट मूव में ही करना होता है आपको। अगर उस मूव में नहीं किया तो फिर चांस परमानेंटली आपका चला जाता है। ठीक है, तो ये चेस रिलेटेड थोड़ी सी बात होगी। तो पहले ऑप्शन में इन्होंने दिया ओनली आफ्टर अ पॉन मूव्स 2 स्क्वायर्स एंड वेट्स अ टर्न। वेट्स नहीं करना है, इमीडिएटली होना चाहिए, तो ये वाला गलत। दूसरा है कैन बी डन विद इन 2 मूव्स आफ्टर दी पॉन्स एडवांस, यानी कि मोहरे के आगे बढ़ने के 2 चालों के भीतर ऐसा किया जा सकता है। गलत करूंगा क्योंकि ओनली नेक्स्ट मूव अलाउड होता है। तीसरा था मस्ट बी डन इमीडिएटली आफ्टर द पॉन मूव्स 2 स्क्वायर्स, यानी कि यह कार्य मोहरे के 2 वर्ग आगे बढ़ने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए वाली बात बिल्कुल सही हो गई। तो पहले मैंने क्लैरिटी बता दी कि इस आपके एन परसेंट का मतलब क्या है, किस सिचुएशन में हो रहा है, कौन सी कंडीशन इसके अंदर हमें ध्यान रखनी होती है। तो ये जो प्यादा या फिर ये जो मोहरा होता है, इसके कई सारे स्पेशल रूल होते हैं। एन परसेंट कैप्चर करना, पॉन को प्रमोट कराना, यानी कि लास्ट रैंक पर क्वीन वगैरह आपकी प्रमोट हो जाती है। इनिशियल 2 स्क्वायर का मूव होना। तो चेस का ओरिजिन इंडिया में चतुरांग गेम से माना जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो ये जो वेस्टर्न कंट्री वाले लोग बोलते रहते हैं ना चेस ही चेस, ये ऐसे कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर चतुरांग हमारे एंशियंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अंदर बहुत ज्यादा मेंशन किया गया है। चलिए भी आगे बढ़ेंगे। मैच द डायनेस्टीज लिस्टेड इन कॉलम ए विद देयर रेस्पेक्टेड फाउंडर्स मेंशन्ड इन कॉलम बी। इधर आपको लिस्ट ए के अंदर, कॉलम ए के अंदर क्या दिए गए हैं? डायनेस्टीज दिए गए हैं, उनके
डायनेस्टीज के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ फाउंडर्स के नाम दिए गए हैं। तो ये ABCD को 1 2 3 से 4 के साथ हमें मैच करना है। तो सबसे पहले तोमर डायनेस्टी का नाम दिया गया, फाउंडर या फिर फेमस रूलर। इन चार विकल्प में से क्या आपको ये अनंगपाल नजर नहीं आ रहा है भाई? सभी लोगों को रटा हुआ होता है, सबको आसान लगा होगा। तो दिल्ली रीजन में रूल किया था शुरुआती मेडिवल वाले टाइम में। तो मैं ए के साथ कौन सा मैच कर दूंगा? सेकंड मैच कर दूंगा। उसके बाद सेकंड दिया गया है खिलजी राजवंश, खिलजी डायनेस्टी। फाउंडर कौन था? जलाउद्दीन खिलजी था 1290 में। किधर गया जलाउद्दीन खिलजी? 1290 में, है कि नहीं? दिल्ली सल्तनत का सेकंड अफगान डायनेस्टी के रूप में इसको जाना जाता है। तो मैं यहां पर बी के साथ किसको मैच कर दूंगा? जलाउद्दीन खिलजी यानी कि थर्ड को मैच कर दूंगा। तीसरे पर है सैयद डायनेस्टी, सैयद राजवंश। फाउंडर कौन था? किज़ खान था। और ये कब आया था? 1414 के अंदर आया था। तुगलक डायनेस्टी के बाद दिल्ली सुल्तनत को ये रूल करते हैं। तो सी के साथ मैं क्या मैच कर दूंगा? 4 को मैच कर दूंगा। और बचा हुआ आपका जो डी है वो 1 के साथ, यानी कि लोधी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर और इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में हम यहाँ पर बहलोल लोधी को आंसर करेंगे। लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, तो डी का हो जाएगा 1। तो 2341, 2341 यानी कि ए वाला जो ये ऑप्शन है यही आपका इसमें करेक्ट हो जाता। तो ये तो आसान सवालों में से एक हो गया ना। आपको पता है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। इसका निमोनिक अगर मैं याद रखा हूं, एक्स से आपका स्लेव हो गया, फिर एस के बाद आपका के यानी कि खिलजी डायनेस्टी हो गया, उसके बाद आपका कौन आएगा? टी। टी में आपका कौन आ जाएगा? तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद आ जाएगा आपका एस, एस में आज आपका क्या हो जाएगा? सैयद डायनेस्टी। और फिर एल से आपका लोधी डायनेस्टी। तो ये एक सीक्वेंस है। निमोनिक में आप याद रख सकते हैं SKTSL। कोई भी इसमें ट्रिक आपको लगानी है, मेरी ट्रिक थोड़ी सी खतरनाक थी, आप लोगों को बताऊंगा तो शर्म सी आ सकती है आपको। तो अपने तरीके ढूंढ लीजिएगा निमोनिक्स बनाकर, उसमें एक स्टोरी डाल लीजिए जो भी आपको आपकी मजेदारी के हिसाब से आप रिटेन कर पाए दिमाग में, तो वही लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं अपनी वाली नहीं बताता अच्छा फिलहाल यहाँ। नेक्स्ट है जी, इन विच ओलंपिक गेम्स डिड लिएंडर पेस मेक्स हिज डेब्यूट बिफोर विनिंग इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक टेनिस मेडल इन द फॉलोइंग एडिशन? अगले संस्करण में भारत के लिए पहला ओलंपिक टेनिस पदक जीतने से पहले लिएंडर पेस ने किस ओलंपिक खेल में पदार्पण किया था? देखो, जब कभी भी अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और वो लॉन टेनिस को सही में काफी पसंद करता है, तो लिएंडर पेस हमारे इंडियन टेनिस हिस्ट्री के लेजेंड्स में जाने जाता है। और लिएंडर पेस इंडिया के ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर में से एक के साथ साथ अपने मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाने वाले व्यक्तित्व के हिसाब से भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो इनके बारे में सारी चीजें ही पता होनी चाहिए कि ये पैदा कब हुए? 1973 में। डबल टेनिस के अंदर इनको स्पेशलाइजेशन था, डबल्स में ही बहुत ज्यादा खेलते थे। और ये फेमस हुए थे 1996 में। कौन सा 1996? जब इन्होंने ओलंपिक्स के अंदर ब्रोंज मेडल जीता था। और ये 1996 के जो ओलंपिक्स थे वो थे अटलांटा ओलंपिक गेम्स, जिसमें इन्होंने मैन सिंगल ब्रोंज मेडल जीता। तो ये इंडिया का पहला ओलंपिक टेनिस मेडल था। तो यहां पर हम आंसर किसको करते? इन्होंने पूछा फॉलोइंग एडिशन मेक हिज डेब्यूट विद, अच्छा इन्होंने पूछा, देखो अटलांटिक ओलंपिक गेम्स में इन्होंने 1996 के अंदर ब्रोंज जीता, लेकिन इन्होंने पूछा कौन से में इन्होंने डेब्यूट किया। तो 96 से पहले 92 के अंदर इन्होंने डेब्यूट किया था। और 92 वाले हुए थे आपके ये बार्सिलोना ओलंपिक्स गेम्स। तो सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है गुरु। आप लोगों को ज्यादा लोग जैसे अभी हमें कंफ्यूजन में बी मार्क किया वो नहीं करना है। इन्होंने पूछा कि उससे पिछले वाला जब इन्होंने डेब्यूट किया है। तो लिएंडर पेस ने मेडल जीतने से पहले 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक्स में अपना डेब्यूट किया था। उसके बाद अगले ओलंपिक्स 1996 ऑफ अटलांटा ओलंपिक्स में इन्होंने ये ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एट विच बिम्स्टेक समिट was the agreement to set up the technology transfer facility in Colombo signed? कोलंबो में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा स्थापित करने के समझौते पर किस बिम्स्टेक शिखर में हस्ताक्षर किए गए थे? अब यार ये जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे बेस्ड भी आप लोगों से स्टैटिक सवाल पूछ लिए जाते हैं। पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जो बिम्स्टेक है ये है क्या?
ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और कौन है, थाईलैंड भी है, नेपाल भी है, भूटान है। तो टोटल आपको इसके अंदर 7 कंट्रीज नजर आती हैं, जिसका उद्देश्य क्या है कि हम रीजनल कोऑपरेशन को बेटर करेंगे, ट्रेड पर ध्यान देंगे, टेक्नोलॉजिकल जो शेयरिंग होनी है वो करेंगे, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि कौन से बिम्स्टेक समिट के अंदर एग्रीमेंट साइन हुआ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी के लिए कोलंबो के अंदर। तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी है ना, इसका पर्पस है कि मेंबर कंट्री के बीच में जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको शेयर करा जाएगा, टेक्नोलॉजी शेयरिंग को इंप्रूव किया जाएगा। और श्रीलंका के कोलंबो के अंदर इस एग्रीमेंट को साइन करा गया था, और ये थी 2022 में। और 2022 में ये बिम्स्टेक का कौन सा एग्रीमेंट था? फिफ्थ बिम्स्टेक समिट था। तो ये फिफ्थ समिट ऑफ 2022 हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। थर्ड समिट आपकी म्यांमार में हुई थी 2014 के अंदर। फोर्थ समिट कहां पर हुई थी? 2018 में हुई थी, लेकिन हुई कहां पर थी? नेपाल में। कब हुई थी? 2018 में। ये सब आइडिया होना चाहिए। बहुत ज्यादा समिट तो देखो हुई नहीं है, ये पांचवी थी 2022 की समिट। श्रीलंका के अंदर वर्चुअली होस्टिंग करी गई थी, आपको पता है कि कोरोना के बाद वाला वो समय था। और उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी एग्रीमेंट को साइन किया गया था। ठीक है, सिक्स अभी फ्यूचर में होनी है, तो इसको ध्यान रखिएगा आगे के लिए। तो बिम्स्टेक का अगर सेक्रेटरीट पूछूं मैं कहां पर है, तो वो भी याद रखिएगा, ढाका, बांग्लादेश। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भारत की और नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी जी है, उस पर कहीं ना कहीं ये आपका ग्रुपिंग काफी फेवर करती है। हु रोट द एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? बहुत ही आसान सवाल है, रिसेंटली करी लिखी गई थी ये। ऑथर है इसके शशि थरूर जी। बहुत ही आसान सवाल है ये। तो 2016 के अंदर ये लिखी गई थी। उस समय पर हम तैयारी कर रहे थे, तो हमें आइडिया है, उस समय पर हमने रटा था इसको। इस बुक का मेन थीम है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था ना, उसका हमारे देश के ऊपर, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ा। इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन जो भारत का करा गया, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला फेज था, बंगाल के अंदर जो फेमाइन आया, जो हमारे देश से वेल्थ का ड्रेन हुआ, उन सभी चीजों पर इसके अंदर शशि थरूर ने डिस्कशन किया है। और ये बुक एक्चुअली में थरूर का एक फेमस ऑक्सफोर्ड यूनियन स्पीच हुआ था, जो अभी भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर एक्चुअली में ये आधारित है। तो इंडियन पॉलिटिशियन और ऑथर के रूप में ये बड़ा व्यक्तित्व शशि थरूर माने जाते हैं, तो ये हमें याद रखना है। विक्रम सेठ को हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया, लेकिन विक्रम सेठ की कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स आप लोगों को याद रखनी है। जैसे कि पूछी जाती है एग्जाम में, सूटेबल बॉय, ये विक्रम सेठ का एक इंपॉर्टेंट बुक है। एक इसका एक और इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में आता है, द गोल्डन गेट। ये भी याद रखिएगा, ये विक्रम सेठ के नाम से आप इन दो बुक्स को याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर पवन वर्मा का भी नाम लिया गया है, ये एक डिप्लोमेट भी हैं और एक बड़े राइटर भी हैं, तो इनकी एक बुक आप याद रख सकते हैं, बीइंग इंडियन। बीइंग इंडियन तो आपको पता है, हमारे सलमान भाई से रिलेटेड, आप याद रख सकते हैं। रोमिला थापर का भी नाम दिया गया है, एक एंशिएंट इंडियन हिस्टोरियन है। बुक्स इनकी अर्ली इंडिया के नाम से आपको मिल जाती है मार्केट के अंदर, तो इनका भी अगर आप नाम याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अब देखो, एक ब्रिटिश रूल पर कई सारी बुक्स में से एक तो आपकी एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया हो गई, और एक आपको पता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो लिखी गई थी, ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, वो भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। की अपॉइंटमेंट इन इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्टर वाज मेड इन 2024, which Indian Police Service officer took charge as the Director General of the National Disaster Response Force, leading the nation's primary disaster relief efforts। यानी कि भारत के आपदा प्रबंधन क्षेत्र में 2024 में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की गई। इस भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ने देश के प्राथमिक आपदा राहत प्रयासों का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। बेसिकली इन्होंने आप लोगों से एक अपॉइंटमेंट पूछी है, और ये अपॉइंटमेंट एक बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इवेंट बन गया था, जहां पर ये पीयूष आनंद आपको नजर आता है।
लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो एनडीआरएफ है ये क्या चीज है भाई? ये है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इंडिया की एक स्पेशलाइज्ड डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है जो नेचुरल और जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं उसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस करती है। इसको कब स्थापित करा गया? 2006 में इसको स्थापित करा गया था। किसके अंतर्गत? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत। क्या काम करते हैं? अर्थक्वेक रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाते हैं, फ्लड रेस्क्यू करना हो, साइक्लोन रिलीफ देने हो, केमिकल न्यूक्लियर डिजास्टर रिस्पॉन्सेज करने हो, लैंडस्लाइड से रिस्पॉन्स करना हो। तो इंडिया में एनडीआरएफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जब डिजास्टर्स आते हैं। और 2024 की आपसे ये पीयूष आनंद वाली इन्होंने अपॉइंटमेंट यहाँ पर दी। तो ये बेसिक सी बात है, ये हमें इसमें याद रखनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गगनयान इज प्लान टू ऑर्बिट अर्थ एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट ऑल्टीट्यूड? गगनयान को पृथ्वी की लगभग कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करने की योजना है? भाई ये गगनयान बहुत ज्यादा चर्चा में है और आप लोगों से हमने कहा है कि जब कभी भी स्पेस रिलेटेड कोई एक्टिविटी या न्यूज हो रही हो तो आप लोगों को कान खड़े कर लेने हैं। तो पहले तो ये 400 किलोमीटर आप याद रख लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो मिशन गगनयान है, अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज में तो ध्यान से सुनिएगा। इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसको इसरो डेवलप कर रहा है और उद्देश्य ये है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। और ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या होंगे? वो उनको एक टर्म दी जाती है, जो आपका स्पेस में जिनको भेजा जा रहा है वो कहलाते हैं व्योमानॉट्स। मैं यहां पर लिख देता हूं, व्योमानॉट्स इनको कहा जाता है। तो ऑर्बिट की डिटेल इन्होंने आपसे पूछी, तो गगनयान स्पेसक्राफ्ट को प्लान किया गया है कि लो अर्थ ऑर्बिट जिसको लियो हम कहते हैं, इसमें ऑर्बिट करे। ऑल्टीट्यूड जिसका लगभग 400 किलोमीटर रहेगा अबव अर्थ। और मिशन की जो ड्यूरेशन रहेगी वो कितने दिन रहेगी? 3 दिन, 3 डेज। तो याद रखेंगे, लियो रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। कितना ऑल्टीट्यूड होता है? तो 160 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज का ये लियो होता है। आईएसएस बोले तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी अप्रोक्स यहीं पर लोकेटेड है, उसी पर ऑर्बिट करता है। तो ये बातें याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनरिलेटेड टू द कंपोनेंट्स ऑफ पॉल्यूशन चेंज? यानी कि निम्नलिखित में से पॉपुलेशन चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के घटकों से असंबंधित है? असंबंधित है। सवाल अच्छा है। इकोनॉमी बेस्ड बेसिक डिस्कशन ऑफ पॉपुलेशन आपसे ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई ये जो पॉपुलेशन चेंज होता है ये क्या चीज होती है? पॉपुलेशन चेंज का मतलब है कि टाइम के साथ पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज होना। अब पॉपुलेशन चेंज को अफेक्ट करने वाले आपको मेनली 3 कंपोनेंट नजर आते हैं। और ये 3 मेनली कंपोनेंट कौन कौन से हैं? बर्थ यानी कि नेटेलिटी, तो ये तो आपका संबंधित है। डेथ यानी कि मोर्टेलिटी, ये भी संबंधित है। एंड माइग्रेशन यानी कि प्रवास, क्या संबंधित नहीं है? रोजगार। तो बर्थ रेट या फिर नेटेलिटी क्या होता है? बर्थ रेट का मतलब होता है कि एक साल में प्रति 1000 पॉपुलेशन में कितने जन्म हुए। जितना ज्यादा बर्थ रेट ज्यादा होगा उतना पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगा। व्हाट इज दिस डेथ रेट या फिर मोर्टेलिटी? डेथ रेट का मतलब होता है कि एक साल में प्रति 1000 पॉपुलेशन में कितनी डेथ हुई। और जितना ज्यादा हायर डेथ रेट होगा उतना पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। और फिर तीसरे पर था माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। इसमें इमिग्रेशन नजर आता है जहां पर लोग एंट्री करते हैं, और आपको एमिग्रेशन, ये दो टर्म आप पढ़ते हैं ना, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन में क्या होती है? एंट्री होती है। और एमिग्रेशन में क्या करते हैं? लोग एग्जिट करते हैं, अपना छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। तो माइग्रेशन पॉपुलेशन साइज को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो यहां पर ये एम्प्लॉयमेंट वाला जो ऑप्शन था ये अनरिलेटेड हो जाएगा, इन्होंने अनरिलेटेड पूछा था इस सवाल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द ऑल इंडिया इंटर क्लब अंडर 21 मैन एंड वुमेन वाटर पोलो लीग 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट?
अखिल भारतीय इंटर क्लब अंडर 21 पुरुष एवं महिला वाटर पोलो लीग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लो भाई, ये 3 कथन दे दिए। करंट अफेयर बेस्ड ये सवाल है। टूर्नामेंट का बैकग्राउंड बस आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो ऑल इंडिया इंटर क्लब 2025 में हुई अंडर 21 वाटर पोलो लीग है ना, इसकी लोकेशन अजमेर राजस्थान के मायो कॉलेज में थी। ठीक है। और 2025 में अप्रैल महीने में ये कराया गया था, जिसमें अंडर 21 मैन और वुमेन टीम्स ने पार्टिसिपेट करा। अलग अलग हमारे देश के जो क्लब्स हैं वो आपका आते हैं, और जो यंग वाटर पोलो प्लेयर्स होते हैं उनको एक नेशनल एक्सपोजर देना इसका उद्देश्य होता है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं भाई। होस्टेड एट मायो कॉलेज इन अजमेर राजस्थान, करेक्ट कर दें इसको। करेक्ट हो गया। मायो कॉलेज का जो स्विमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्वेटिक इवेंट्स है ना, वो उसके लिए यूज करा जाता है। दूसरा है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एजिस ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड। जी नहीं। टूर्नामेंट स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई और रिलेटेड जो स्पोर्ट्स बॉडीज होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन में हुआ। वेस्टर्न नेवल कमांड का इसमें कोई रोल नहीं था। द इवेंट टुक प्लेस फ्रॉम 14 टू 18 अप्रैल। ये वही वाली बात है, ये करंट अफेयर बेस्ड सवाल है, तो ऐसी चीजें याद रखनी है। तो पहला और तीसरा करेक्ट होने की वजह से सी वाला ऑप्शन करेक्ट करते हैं आप इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल ध्यान से समझेंगे। विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज आयरन ओर रिजर्व्स? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के लौह अयस्क भंडार में प्रमुख योगदान करता है? 4 राज्यों के नाम दे दिए गए। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो आयरन ओर है, इससे आप क्या समझते हैं? देखो, आयरन ओर एक मेटेलिक मिनरल है जिससे आयरन और स्टील बनाया जाता है। अब इससे कई सारे टाइप होते हैं आयरन ओर के, जैसे कि बेस्ट क्वालिटी वाला कौन सा होता है? हेमाटाइट। ये बेस्ट क्वालिटी होता है। ऐसे ही मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, सेडेराइट, ये कई सारे होते हैं। तो इंडिया में मोस्टली ये जो हेमेटाइट आयरन ओर है ना, ये मिलता है। और इंडिया के मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग राज्य कौन से हैं? तो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट में सबसे पहले नंबर आता है किसका? उड़ीसा का। फिर कर्नाटका, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड गोवा। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे ऊपर कौन आएगा? उसमें कर्नाटक को हम आंसर करेंगे, क्योंकि उड़ीसा के बाद कर्नाटक ही था आपका। ठीक है। कर्नाटक आयरन और रीजन में जो बैलरी हॉस्पेट बेल्ट है ना, अब मतलब आपको कर्नाटक के अंदर नजर आती है, तो वहां पर नजर आएगा। ठीक है। तो याद रखेंगे, इंडिया का फेमस आयरन और बेल्ट उड़ीसा झारखंड वाला बेल्ट है। दुर्गा बस्तर चांद्रपुर बेल्ट भी है, और ये जो कर्नाटक वाला मैंने आपसे बैलरी और चित्रदुर्ग बेल्ट बताया कर्नाटक का, वो भी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज एन ऑड वन आउट? इसमें आपको विषम बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? एटीपी, ग्लूकोज, डीएनए एंड एनएडीएच। अब अगर हमें इनके बारे में पता है तभी तो हम आंसर पता कर पाएंगे। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है उससे रिलेटेड है। अब एक एक करके हर टर्म पर ध्यान दीजिएगा। एटीपी पर आओ आप पहले। एटीपी जिसको हम क्या कहते हैं? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म है। सेल का एनर्जी करेंसी होता है। तो जब कोशिकाएं या सेल जब काम करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये जो भी होता है, तब एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर आते हैं हम ग्लूकोज पर। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है। सेलुलर रेस्पिरेशन में मेल फ्यूल का काम करता है। प्रोसेस क्या रहता है कि ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज टू एटीपी एनर्जी, इस तरीके का प्रोसेस रहता है। और फिर है आपका ये एनएडीएच। एनएडीएच होता है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, इसका रोल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी ट्रांसफर करता है, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वहां पर ये आपका एनएडीएच नजर आता है। और फिर आ गया आपका ये डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए का फंक्शन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। है कि नहीं?
तो आप मुझे बताइए कि डीएनए मेटाबॉलिज्म एनर्जी प्रोडक्शन से डायरेक्ट मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, वो कौन कौन थे? एटीपी, ग्लूकोज और एनएडीएच थे, तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा हो गया आपका? डीएनए हो गया। तो यही हमें इसमें करेक्ट करना है। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन की स्टेजेस हमें पता होनी चाहिए। मैंने पिछले सेशंस के अंदर भी बताया था, ग्लाइकोलाइसिस होता है, कर्ब साइकिल होती है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। और एनर्जी कैरियर कौन कौन होते हैं? एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच2, ये सारे के सारे आपके एनर्जी कैरियर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was Article 21A introduced mandating free and compulsory education as a fundamental right for children between 6 and 14 years of age? इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A पेश किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य बनाया गया था। बहुत ही आसान सवालों में से एक। देखो पहले बैकग्राउंड समझो। इंडिया में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने के लिए जो अमेंडमेंट एक्ट आया था वो 2002 में आया था। और ये जो एक्ट था वो कौन सा था? वो 86 वाला था। ये पास करा गया। और इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल ऐड किया वो भी आप लोगों को सवाल में दिया गया 21A। और इस 21A के अकॉर्डिंग जो 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रन हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार दिया जाएगा। अब इस अमेंडमेंट में क्या चेंजेस करे गए? तो 86 अमेंडमेंट ने 3 इंपॉर्टेंट चेंज किए। पहला, ये 21A ऐड करा गया, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। और फिर उसके बाद आर्टिकल 45 भी मॉडिफाई हुआ। स्टेट को वहां पर डायरेक्टिव दिए गए कि 6 साल से कम एज के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करी जाए। इससे आर्टिकल 51A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में एक क्लॉज ऐड करा गया पेरेंट्स की ड्यूटी का, कि भाई 6 से 14 साल के जो चिल्ड्रन है उनको एजुकेशन इंश्योर करी जाए। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आर्टिकल 21A को इंप्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमें पता होने चाहिए कि फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में होनी चाहिए, 25% रिजर्वेशन गरीब बच्चों का होना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, कोई भी डिटेंशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। तो ये 86 अमेंडमेंट एक्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एन आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू अ नैरोइंग हॉरिजॉन्टल पाइप? क्या होता है जब एक आदर्श तरल पदार्थ एक संकीर्ण क्षैतिज पाइप से होकर बहता है? अब आप में से अगर कभी किसी ने फिजिक्स के ऊपर ध्यान दिया हो तो आपको शायद ये सवाल आसान लगेगा। बर्नौली का प्रिंसिपल पढ़ा है आपने? तो यहाँ पर मैं बर्नौली का नाम लिख लेता हूँ। स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, बट बर्नौली का सिद्धांत 12वीं में भी पढ़ा होगा, शायद 10वीं के अंदर भी पढ़ाया जाता है। तो ये क्या कहता है बर्नौली का सिद्धांत? ये कहता है कि फ्लूइड फ्लो में वेलोसिटी और प्रेशर इनवर्स रिलेशन में होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होते हैं। बर्नौली की इक्वेशन पढ़ाई जाती है ना कि भाई P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर और प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पोर्शन है यानी कि रो जी एच, इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो कांस्टेंट होती है। हाँ, समझ रहे हो? ये पी क्या है? ये है प्रेशर, दाब। ये वी क्या है? ये वी है वेलोसिटी। ये रो क्या है जो दोनों जगहों पर आया है? ये डेंसिटी है उस लिक्विड की। और एच क्या है? ये वो हाइट है जिस हाइट पर वो आपका फ्लो नजर आ रहा है। तो नैरो पाइप की सिचुएशन के अंदर जब पाइप नैरो हो जाता है तो फ्लूइड को सेम क्वांटिटी पास करनी होती है और इसीलिए वेलोसिटी वहां पर इंक्रीज होती है और प्रेशर डिक्रीज होता है। जैसे रियल लाइफ में आपने देखा नहीं होगा, एयरप्लेन के जो विंग्स होते हैं, परफ्यूम जो स्प्रेयर होते हैं या फिर कार्ब्यूरेटर होते हैं, वहां पर बर्नौली का प्रिंसिपल ही तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी? आपके नैरो वाले हॉरिजॉन्टल पाइप में वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन प्रेशर वहां पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पोर्टल के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे पहले ये NSWS क्या है? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, जिसको लॉन्च किसने करा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया।
पर्पस क्या है? बिजनेसेस को सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जहां पर लाइसेंस, अप्रूवल, क्लियरेंस एक जगह पर उनको मिल सके। पहले क्या प्रॉब्लम थी कि बिजनेसेस को अलग अलग गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, जिससे डिले होते थे, ब्यूरोक्रेसी फालतू की ऐड होती थी, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हो जाते थे, ऐसे ही होता था। अब जब ये एनएसडब्ल्यूएस आया है ना, तो इसने सिंगल डिजिटल पोर्टल, जहां पर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के अप्रूवल आप लोगों को मिल जाते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना हो, स्टेटस को ट्रैक करना हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो, वो सब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। टू स्ट्रीमलाइन पेंशन, पेंशन से लेना देना नहीं, टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल क्लियरेंस, ये आपका बी वाला ऑप्शन चला जाएगा इसमें। एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से औद्योगिक मंजूरी और अनुमोदन की सुविधा प्रदान करना है इस एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल का पर्पस। ठीक है, कंसीडर दी स्टेटमेंट्स अबाउट टिप्पणी, टिप्पणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर बताएं कि कौन कौन से करेक्ट है। पहले तो आप बोलोगे कि ये डांस क्या है, तो ये गुजरात का एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, जो कि सौराष्ट्र गुजरात रीजन के अंदर महिलाओं और लेबर, जो लेबर कम्युनिटी की महिलाएं होती है, वो इसको परफॉर्म करती हैं। तो पुराने समय में जो महिलाएं थी, वो कंस्ट्रक्शन काम में लाइम फ्लोर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए वुडन रॉड्स टैंपिंग करा करती थी, और इस प्रोसेस को टिप्पानी कहा जाता था। तो इस रेपिटेटिव मूवमेंट के साथ राइम और सॉन्ग्स ऐड हुए, जो ग्रेजुअली डांस में डेवलप आपका हो गए, डांस वगैरह होते हैं कुल मिलाकर इसमें। तो एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओरिजिनली ओरिजिनेटेड अमंग सौराष्ट्र वुमेन टैंपिंग लाइम फ्लोर्स विद वुडन रॉड्स, ये वाली बात बिल्कुल सही है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ। दूसरा है मेल ड्रमर्स प्रोवाइड ढोल नगारा अकम्पेनमेंट, यानी कि वो उनकी संगत करते हैं, तो वो भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। अगला है रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन में बोला जा रहा है एचडीआई बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली पोस्ट 2010, यानी कि भारत में मानव विकास सूचकांक में 2010 के बाद उल्लेखनीय सुधार हुआ है, ऐसा इन्होंने असर्शन में दिया। रीजन में बोल रहे हैं द मेथोडोलॉजी वाज रिवाइज्ड ग्लोबली टू इंक्लूड इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक को शामिल करने के लिए कार्य प्रणाली को वैश्विक स्तर पर संशोधित किया गया। क्या इससे एचडीआई के अंदर 2000 के बाद इंडिया का सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ? देखो एचडीआई है क्या, पहले ये मेन सवाल रहेगा हमारे देश के, हमारे अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन डेवलप करता है? यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इसको डेवलप करता है। एचडीआई क्या क्या चीजें मेजर करता है? हेल्थ को मेजर करता है कि भाई किसी देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एजुकेशन लेवल कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। एचडीआई का पर्पस क्या होता है? इसमें कंट्रीज के डेवलपमेंट को ह्यूमन वेलफेयर पर्सपेक्टिव से वो मेजर करता है। तो सिर्फ जीडीपी से डेवलपमेंट मेजर नहीं होता है। तो असर्शन में इन्होंने कहा कि 2010 के बाद क्या एचडीआई इंप्रूव हुई है इंडिया की सिग्निफिकेंटली, ये वाली बात बिल्कुल सही है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछूं कि क्या हो गया ऐसा? देखो एजुकेशन को एक्सपेंड किया गया, हेल्थ सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट लाए गए, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। दूसरा इन्होंने रीजन में क्या बोला है कि जो मेथोडोलॉजी है उसको रिवाइज किया गया ग्लोबली टू इंक्लूड इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यूएनडीपी ने ये जो इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप कोई नजर आ रहा है? देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंप्रूवमेंट का मेन रीजन मैथोलॉजी चेंज नहीं है। इंप्रूवमेंट के रीजन में आपको सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नजर आती है, एजुकेशन और इनकम ग्रोथ नजर आती है। तो सही दोनों ही है, लेकिन वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन ना करने की वजह से ये बी वाला ऑप्शन हम यहां पर करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। Why are the Western Ghats considered globally significant according to UNESCO? यूनेस्को के अनुसार पश्चिमी घाट को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है भाई? एक बेसिक सी, एक कॉमन सेंस रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है। पहले तो आप ये बताओ वेस्टर्न घाट्स क्या है? वेस्टर्न घाट एक माउंटेन रेंज है ना, जो कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट के पैरेलल में एक्सटेंड करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, जिसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी है? 1600 किलोमीटर है।
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों से आपका ये माउंटेन रेंज होकर गुजरती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने क्या किया, 2012 में वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। कब? 2012 में। रीजन क्या था? एक्सेप्शनल बायोडायवर्सिटी है यहाँ पर। अब आप बोलोगे ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? देखो, वेस्टर्न घाट्स वर्ल्ड के टॉप बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। हॉटस्पॉट का मतलब होता है वहां पर हाई स्पीशीज डायवर्सिटी और हाई एंडिज्म आपको नजर आता है। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट स्पीशीज है, एंडेमिक एनिमल्स हैं, रेयर एम्फीबियंस नजर आते हैं। मॉनसून का आपको वहां पर इन्फ्लुएंस नजर आएगा। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं कि ये क्यों सिग्निफिकेंट है। दे कैटेगराइज अर्बन रिवर बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन टू द सिटी। कोई मतलब नहीं इसका, कंप्लीटली अनरिलेटेड ऑप्शन दिया है ये। दे इन्फ्लुएंस द इंडियन मॉनसून एंड आर अमंग द वर्ल्ड्स टॉप बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये वाली बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको ये सारा डिस्कशन, ठीक है। आर्टिकल 312 प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू वॉट बाय पार्लियामेंट। अनुच्छेद 312 संसद द्वारा क्या नए निर्माण का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 312 का बैकग्राउंड पता होना चाहिए भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 312 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नए ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जाता। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है इसके अंदर कि राज्यसभा को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। किसको? राज्यसभा को, जिसके अंदर 2/3 मेजोरिटी जो मेंबर प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, तब पार्लियामेंट नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। अब आप मुझसे बोलेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज ये क्या चीजें होती हैं? तो ऑल इंडिया सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिनके ऑफिसर सरकार के अंडर रिक्रूट होता है, बट स्टेट गवर्नमेंट में वो सर्व करते हैं। इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम होता है। अब आप बोलेंगे कि ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? आईएएस होता है, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस आईएफओएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये याद रखना है। इंपॉर्टेंस क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज का पर्पस होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी को मेंटेन करा जाए, नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करा जाए और सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करा जाए। तो ऑल इंडिया सर्विसेज का आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देखेंगे भाई। रीड दी फॉलोइंग असर्शन। असर्शन दिया गया, सेल्फ रिलायंस वाज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज अर्ली प्लानिंग एरा। आत्मनिर्भरता भारत के प्रारंभिक नियोजन युग का प्रमुख उद्देश्य था। रीजन में बोल रहे हैं इंडिया सॉट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड इम्पोर्ट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। भारत ने स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहायता और आयात पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया। एक एक करके दोनों पर बात करेंगे। मैं अर्ली प्लानिंग एरा की बात करता हूं सबसे पहले, जिससे रिलेटेड उन्होंने असर्शन दिया है। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया। पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई 1951 से। तो इनिशियल प्लानिंग का मेजर रोल क्या था? सेल्फ रिलायंस था ना, आत्मनिर्भरता था। अभी सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? कि इकोनॉमी को ऐसा बनाना कि देश फॉरेन इंपोर्ट्स और मददों पर डिपेंडेंट ही ना रहे। और इसीलिए इंडिया ने फोकस किया कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बनाएंगे, हैवी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, इंपोर्ट्स को सब्सटीट्यूट करेंगे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होती है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट पहले इंपोर्ट होते थे, हम बाहर से मंगाते थे, उनको अब हम अपने घर, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि स्टील प्लांट लगाएंगे, मशीनरी लगाएंगे, इंडस्ट्रियल गुड्स लगाएंगे। तो ये जो असर्शन दिया गया कि सेल्फ रिलायंस मेजर ऑब्जेक्टिव था इंडिया की अर्ली प्लानिंग एरा का, बिल्कुल सही है। रीजन में इन्होंने कहा कि इंडिया रिड्यूस करना चाहता है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड इंपोर्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब लॉजिक, सेल्फ रिलायंस का मेन रीजन यही था ना कि फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करा जाए, तो ये भी इसको सही एक्सप्लेन करता है, इसीलिए ए वाला ऑप्शन सही जाए। ठीक है। व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल इंटरप्लैनेटरी मिशन, यानी कि भारत का पहला सफल अंतर्ग्रहीय मिशन कौन सा है? अंतर्ग्रहीय। बहुत ही आसान सा सवाल है यार, ये मंगलयान को आंसर कर दूंगा, पीछे भी एक्सप्लेन किया था। ऑफिशियल नाम क्या है इसका? मार्स ऑर्बिटर मिशन।
एक ही शिफ्ट के अंदर गगनयान मंगलयान दोनों का नाम आ गया। तो मंगलयान मिशन को एमओएम भी कहा जाता है। लॉन्च किसके द्वारा करा गया? हमारे इसरो के द्वारा करा गया। कब करा गया था? 2013 में लॉन्च करा गया था, 5 नवंबर को। ये डेट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मार्स की जो ऑर्बिट हम एंट्री करते हैं वो कब करते हैं? वो 2014 में हुई थी, 24 सितंबर को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। कल कोई एक फैक्ट बनाकर पूछ लेंगे। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि मार्स के एटमॉस्फेयर को हम स्टडी करेंगे, मीथेन डिटेक्शन करेंगे, प्लैनेटरी सरफेस को ऑब्जर्व करेंगे। और ये अचीवमेंट थी। इंडिया पहला कंट्री बना जो पहली अटेम्प्ट में मार्स ऑर्बिट को सक्सेसफुली पहुंचने का काम करता है। एशिया का पहला सक्सेसफुल मार्स मिशन था ये, जिसमें हमारी जो लागत लगी थी वो सिर्फ 450 करोड़ रुपए लगी थी। तो ये मार्स मिशन में सबसे इकोनॉमिक मिशन में से एक था। ठीक है, तो वही है ये। अगला सवाल है जी, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताओ इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों को एक एक करके हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पर ध्यान से हम समझते हैं। पहला है आर्टिकल 262 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू सेट अप ट्रिब्यूनल्स फॉर रिवर डिस्प्यूट्स, यानी कि अनुच्छेद 262 संसद को नकदी विवादों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। अब यहीं पर रुको, 262 के बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। तो ये जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 262 है ना, वो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से संबंधित है। इंडिया में जो कई महत्वपूर्ण नदियां हैं वो मल्टीपल राज्यों से फ्लो करती हैं, जैसे कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। और इसीलिए राज्यों के बीच में वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स या मतभेद हो सकते हैं। तो क्या कहता है ये आपका आर्टिकल 262? ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आप ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश कीजिए। और एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा इन्होंने दिया, सुप्रीम कोर्ट हैज एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन सच डिस्प्यूट्स, यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार उनको प्राप्त है। ऐसे एक इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट लाया गया था 1956 के अंदर। आर्टिकल 262 को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। इस एक्ट के अंदर ये जो 1956 के अंदर ये लेकर आए थे, स्पेशल वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल क्रिएट किए जाते हैं। ट्रिब्यूनल राज्यों के आर्ग्यूमेंट सुनता है और डिसीजन फिर फाइनल अपना देता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट मैं यहाँ पर करेक्ट कर दूं भाई, पार्लियामेंट को हम यहाँ पर ये पावर दे रहे हैं कि वो ऐसे ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश कर दे, और इस आर्टिकल के बेसिस पर ही रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बनाए भी जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, जी नहीं। इसी आर्टिकल 262 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट लॉ बना सकता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड करी जा सकती है, और इसीलिए रिवर वाटर डिस्प्यूट्स में ट्रिब्यूनल डिसीजन फाइनल होता है। तो सिर्फ पहला वाला करेक्ट है भाई इसमें। ठीक, तो भाई ये था हमारा डिस्कशन। ये थी 17 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए जीके जीएस क्वेश्चन की डिस्कशन। आई होप मजा आया होगा। मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट करिएगा, अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्जाम्स के रिलेटेड मैं बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक जरूर जाइएगा, और अगर किसी को कुछ भी पर्सनली मुझसे पूछना है, कोई डाउट है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक यू।